चलो ध्यान दो, कल क्या क्या पढ़े थे पहले ये देखो। ठीक, ग्रामर की डिफिनेशन पढ़े थे। ठीक, ग्रामर की डिफिनेशन, उसके बाद फिर लेटर पढ़े थे। ठीक, लेटर के बाद वर्ड। ठीक, और इसी में आ गया था लेटर के बाद ही क्या, अल्फाबेट। ठीक, अल्फाबेट, और इसी अल्फाबेट में तुम लोग क्या पढ़ा दिए थे, हाँ, ट्री कॉन्सेप्ट। ट्री कॉन्सेप्ट, और ट्री कॉन्सेप्ट में पढ़ाए क्या क्या थे, प्रीफिक्स और सफिक्स। इतना पढ़ लिए थे, इतना पढ़ लिए थे। आगे आज की क्लास देखो, अब आगे आज क्या पढ़ेंगे, वावेल एंड कॉन्सोनेंट। वावेल एंड कॉन्सोनेंट, वावेल एंड कॉन्सोनेंट। चलो, तो पहली हेडिंग बना लेना वावेल। वावेल इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, स्वर। ठीक, हेडिंग बना लेना वावेल, स्वर। और ये जानते ही हो कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5। ठीक, ये हो गया वावेल। इसके बाद आएगा सेमी वावेल। इसके बाद क्या होंगे, सेमी वावेल। ठीक, सेमी वावेल में कौन कौन से आते हैं, डब्ल्यू और वाई। डब्ल्यू वाई हो जाएंगे सेमी वावेल। अब सेमी वावेल के बाद आएगा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यंजन। जानते ही हो व्यंजन। इसमें कौन से आएंगे, रेस्ट ऑल लेटर्स। इसका मतलब समझ में आया, शेष सभी अक्षर, मतलब कि वावेल को छोड़ दो और सेमी वावेल को, बाकी जितने बचेंगे। ठीक, जो ये सेमी वावेल, इसको कॉन्सोनेंट में भी गिना जाता है। तो इस हिसाब से इसकी नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो जाते हैं, 21, और इसको 5। ठीक, इन दोनों को नेग्लेक्ट मान लिया जाता है। ठीक, तो वावेल हो गया ए ई आई ओ यू, सेमी वावेल में आ गया डब्ल्यू आई, कॉन्सोनेंट में क्या हो गया, कॉन्सोनेंट में हो गया रेस्ट ऑल लेटर्स, मतलब शेष सभी अक्षर। शेष सभी अक्षर उसमें हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया वावेल एंड कॉन्सोनेंट। चलो, इसको लेके अगली हेडिंग बनाना सेंटेंस। अगली हेडिंग क्या बनाओगे, सेंटेंस। नेक्स्ट हेडिंग बनेगी सेंटेंस। नेक्स्ट हेडिंग बनेगी सेंटेंस, याद रखना। चलो लिखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस मतलब वाक्य। तो हम लोग पूरा बेसिक ग्रामर पढ़ रहे हैं। ठीक, ये हो गया सेंटेंस मतलब वाक्य। ठीक, डेफिनेशन इसकी लिख लेना, आ सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक, WORDS। तो आ सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has one subject, which has one subject and one predicate and gives a complete meaning is called sentence, is called sentence। ठीक, लिखो फिर समझाते हैं, is called sentence। तो सेंटेंस डिफिनेशन होगी, आ सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट एंड गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। उसके बाद एग्जाम्पल लिखते हैं। चलो समझो,
आ सेंटेंस एक वाक्य होता है, एक मतलब एक सेंटेंस मतलब वाक्य, इज मतलब होता है द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। तो शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। ठीक, शब्दों को समूह को वाक्य कहते हैं। विच हैज, जिसके पास, विच हैज मतलब जिसके पास, एक सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट एक कर्ता, एंड और वन प्रेडिकेट, प्रेडिकेट मतलब विधेय। ठीक, सब्जेक्ट मतलब जैसे क्या होता है कर्ता, वैसे ही प्रेडिकेट मतलब क्या होता है? विधेय। तो जिसके पास एक कर्ता और एक विधेय होता है, एंड और गिव्स देता है, गिव्स मतलब देना होता है, देता है अ कंप्लीट मीनिंग, एक पूरा अर्थ, वही क्या कहलाता है? सेंटेंस। ठीक, सबसे पहले क्या होगा? सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। ठीक, ये हो गया। उसके बाद उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा। ठीक, ये भी हो गया। फिर उसका क्या निकलना चाहिए? एक अर्थ भी निकलना चाहिए। अगर ये तीनों बात फॉलो हो रही हैं तब जाके हमारा क्या होगा? सेंटेंस होगा। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर, कल भी वही एग्जाम्पल दिए थे, फिर से देते हैं। राम इज आ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। दूसरा एग्जाम्पल जैसे दे देते हैं यही वाला, इज ए राम गुड बॉय। ठीक, ये लिख दिए। ठीक, दो एग्जाम्पल समझो फिर देते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? राम, राम हो गया सब्जेक्ट। जब हम लोग सब्जेक्ट को निकाल लेते हैं उसके बाद जो बचता है पूरा क्या होता है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को निकाल लो फिर वर्ब से क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। चलो, ये बन गया हमारा प्रेडिकेट। ध्यान समझना। अब अगर ये पहला हो गया आ सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, एक शब्द दूसरा शब्द, एक लेटर बना, ये शब्द ये शब्द, 1 2 3 4 5, 5 शब्द मिलकर क्या बना दिए? सेंटेंस बना दिए, पहला वर्ड। दूसरा क्या है? वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट एक मिल गया और एक पूरा क्या मिल गया? प्रेडिकेट। ये भी बात सही है। तीसरी बात क्या है? गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस, मतलब इसका पूरा अर्थ भी निकलना चाहिए। तो राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, अर्थ निकल रहा है ना इसका, मतलब ये सेंटेंस हमारा क्या है? सही है। अब यहीं पर मान लो इसको हम ये लिख दिए, इज आराम, इज आराम गुड बॉय। ठीक, क्या एक राम अच्छा लड़का है? यहां पर समझो, पहले क्या आ गई? वर्ब, पहले ही क्या गई? वर्ब, और ये क्या गया? आर्टिकल। वैसे भी जानते हो प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे मान लो शुभम नाम है, ठीक, या आदर्श नाम, कभी ए आदर्श बोलते हो या ए शुभम बोलते हो? लैंग्वेज में तो ऐसे बोल देते हो ए शुभम यहाँ हो, इस तरीके नहीं, इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ठीक, इस वजह से तो ध्यान देना। अब यहाँ पर ये तो ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या, ये वर्ड, ये सब तो वर्ड है कि नहीं? वर्ड है ना, एक ये सब क्या है? वर्ड है। इनको मिला भी दिए हैं, ये भी ठीक है, लेकिन क्या ये कंप्लीट अर्थ दे रहा है? कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा है ना। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत। ठीक, अब मान लो जैसे यहीं पर इसको भी आगे पीछे कर देते, यहाँ पर क्या लिख देते? बॉय, और यहाँ पर क्या लिख देते? गुड, फिर भी गलत हो गया। ठीक, फिर भी क्या हो गया? ये गलत हो गया, क्योंकि इसका पूरा अर्थ भी निकलना चाहिए, नहीं कि कुछ भी जोड़ के भी लिख दो और वो बन जाएगा सेंटेंस, तो सेंटेंस नहीं बनेगा। जैसे देखो अगला एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल और, ही प्लेस क्रिकेट इन द फील्ड। ठीक, ही प्लेस क्रिकेट इन द फील्ड, वह मैदान में क्रिकेट खेलता है, वह मैदान में क्रिकेट खेलता है। अब समझो, अब यहां पर हमें क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या है? ही, सब्जेक्ट क्या मिल गया? ही मिल गया, ये हो गया सब्जेक्ट। अब इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब कहीं दी गई है? नहीं है ना, क्या है? प्लेस। तो अगर सब्जेक्ट निकाल लिए उसके बाद जो बचेगा पूरा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। तो मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक, इसके बाद चैप्टर यही चलेगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ओमार पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते नहीं ओमार वाला, उसमें बोर्ड एग्जाम में से डायरेक्ट पूछ लेगा, पूरा सेंटेंस लिखा रहेगा, एक किसी एक जगह अंडरलाइन कर देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, सब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब।
तो उसमें से एक वाला सही रहेगा। समझ में आया? तो उसके इसके बाद वही टॉपिक चलेगा। तो एग्जाम्पल नोट कर लो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा कंप्लीट। ये हो गया सेंटेंस। अब सिंपल को बता देते हैं क्लॉज। ठीक, बता देते हैं क्लॉज। चलो ध्यान दो, इसके बाद क्या आएगा, हेडिंग बना लेना क्लॉज। उपवाक्य, क्लॉज मतलब उपवाक्य। ये होता है क्लॉज, क्लॉज मतलब उपवाक्य। डिफिनेशन लिख लेना, विच हैज वन सब्जेक्ट एंड वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज। और इसमें बातें बताएंगे तुम लोग को, अभी बस इतना लिख लो बस। ठीक, तो क्लॉज और सेंटेंस दोनों लगभग क्या होते हैं, सेम। क्लॉज और सेंटेंस दोनों क्या होते हैं, सेम, लेकिन थोड़ा सा अंतर आ जाता है क्लॉज और सेंटेंस में, क्योंकि सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब होते हैं और क्लॉज में भी सब्जेक्ट वर्ब होते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल लिखते हैं, यहां पर समझना। ठीक, एग्जाम्पल यहां लिखते हैं, ध्यान समझना। ठीक, एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल लिख देते हैं, मान लो कुछ भी लिखते हैं, सीता इज आ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, आई इनवाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। ये हो गया। एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, तब जाके समझ में आएगा तुम लोग को अंतर। गो देयर विथ हिम, गो देयर विथ हिम। ठीक, 3 एग्जाम्पल हो गया। पहला एग्जाम्पल है सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, आई इनवाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम, और गो देयर विथ हिम, गो देयर विथ हिम। तो समझना तीनों एग्जाम्पल में। ठीक, समझना क्या है, ये देखो सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। चलो तो देखो, सीता सब्जेक्ट वर्ब सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक, ध्यान समझना, सीता क्या हो गया, सब्जेक्ट। इज क्या है, कौन सी वर्ब है। ठीक, देखो तब तक इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, जितने भी बोलते हो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये तब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगी जब तक इनके बाद मेन वर्ब ना आ जाए। अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब आया होता जिसकी तीनों फॉर्म बन जाए, तब ये क्या होती, हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर इसके बाद कोई मेन वर्ब आई है, नहीं आई है, तो ये किसका काम करेगी, ये खुद ही मेन वर्ब का काम करेगी। ये खुद किसका काम करेगी, मेन वर्ब का। ठीक, तो सीता क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक, और इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी क्या हो जाएगी, नाउन। नाम है ना, कोई भी नाम तो नाउन होता है, हो गया मेन वर्ब। अब यहां पर ये क्या है, ए, आर्टिकल। ए क्या है, आर्टिकल। और जब भी आर्टिकल ए या एन आता है उसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आता है, क्योंकि वो उसी के लिए आता ही है। यहीं से पता चल जाता है कि आगे है कि नहीं है, क्या होना चाहिए, बिना देखे। हमें कोई केवल इतना दे दे, ये ना दे, ठीक, ये छिपा ले, इतना दे दे, बस इतने हम देख के बता देंगे इसके आगे कहीं ना कहीं नाउन आया हुआ है, क्योंकि बिना नाउन के आए ये
नहीं आ सकता। ठीक, तो जब बोलोगे सीता इज ए, सीता एक है, क्या है? बंदर है, पक्षी है, चिड़िया, क्या है? कुछ तो बताओगे ना, तो नाउन आएगा कि नहीं? तो वही तो बताया, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। तो सीता एक है, क्या? लड़की है ना। तो यहाँ पर देखो ये आर्टिकल जो आया ये नाउन के लिए, तो इसका नाउन कहाँ है? ये गर्ल, ये क्या हो जाएगा? नाउन। अब फिर तुम लोग को बता चुके हैं, क्या बताएं, ध्यान समझना। नाउन के पहले हमेशा क्या आता है? एडजेक्टिव। नाउन पहले हमेशा क्या आता है? एडजेक्टिव। तो जो ये गर्ल है, लड़की, ठीक, इसकी विशेषता क्या है? ब्यूटीफुल। इसकी विशेषता क्या है? सुंदर। तो ये क्या हो जाएगा इसका? एडजेक्टिव। ये नाउन का क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ये हो गया नाउन का एडजेक्टिव। अब आओ यहाँ पर हम लोग क्लॉज और सेंटेंस निकालते हैं। तो ये एक अर्थ दे रहा है, नहीं अर्थ दे रहा है, मतलब ये सेंटेंस है, इसको क्या बोलोगे? सेंटेंस। ठीक, ये क्या हो गया? सेंटेंस। ध्यान से समझना, ये हो गया सेंटेंस। अब ये तो ठीक है, सेंटेंस हो गया। क्लॉज में भी क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब मिल जाए समझ लेना क्लॉज है। तो सब्जेक्ट है, वर्ब भी है, मतलब ये क्या है? क्लॉज। तो मतलब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ था, वाक्य जो लिखा हुआ था, ये सेंटेंस और क्लॉज दोनों है। ये सेंटेंस और क्लॉज क्या है? दोनों है। ठीक, क्योंकि सेंटेंस का मतलब भी वही होता है, पूरा अर्थ निकलना चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब होनी चाहिए, है। और क्लॉज का मतलब भी क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाएगा, फिर क्या बोल दोगे उसको? क्लॉज। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखो, आई इन्वाइटेड हिम। आई मतलब मैंने, इन्वाइटेड मतलब आमंत्रित किया, बोलते हैं ना, मैं तुम्हें इन्वाइट कर रहा हूं, तुम आना। तो मैंने इन्वाइट मतलब आमंत्रित किया, हिम मतलब उसे, मैंने उसको आमंत्रित किया। बट मतलब लेकिन, बट मतलब लेकिन, ही डिड नॉट कम, लेकिन वो नहीं आया। डिड नॉट के बाद उस दिन बताया था ना, अगर डिड आ गई समझ लेना वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। डू, डज, डिड के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। देखो आइए यहाँ पर। ठीक, तो मतलब मैंने उसे इनवाइट किया लेकिन वो नहीं आया, मैंने उसे आमंत्रित किया लेकिन नहीं आया। चलो देखो, आई क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, और इनवाइटेड क्या हो जाएगी? वर्ब। कौन सी वर्ब? कौन सी? सेकंड वर्ब होती है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, ये सेकंड वर्ब कहां से आ गई? मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब मिल गया, सब्जेक्ट वर्ब मतलब क्लॉज। तो मतलब ये हमारे क्या है? क्लॉज। ये क्या है? क्लॉज से लिखे हैं। बट क्या होगा? कंजंक्शन। बट क्या होगा? कंजंक्शन। ठीक, जिसका काम क्या होता है? दो वाक्यों को जोड़ना, दो वाक्यों को जोड़ना। एक ये है, एक वो वाला। फिर से देखो, ही सब्जेक्ट मिला, फिर से ही सब्जेक्ट मिल गया ना, और ये डिड नॉट कम, ये क्या होगी? वर्ब। ये भी तो एक वर्ब है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब बनी ना इसकी, ये क्या होगी? वर्ब। फिर से हमें सब्जेक्ट और क्या मिल गया? वर्ब। फिर से ये क्या बन गया? क्लॉज। तो अब देखो, क्लॉज, एक क्लॉज और दो क्लॉज, तो इसको C1 और इसको C2, मतलब क्लॉज 1 और क्लॉज 2। इन क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को कौन जोड़ रहा है? कंजंक्शन या बट, ये जोड़ रहा है ना। तो एक क्लॉज दो क्लॉज। अब जो ये क्लॉज है, ठीक, अब यहां से ये और यहां से लेकर यहां तक, ठीक, ये हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे को क्या बोलोगे? सेंटेंस। इस पूरे को क्या बोलोगे? सेंटेंस। तो अब यहां से समझना कि एक सेंटेंस में एक या एक से अधिक क्लॉज हो सकते हैं। एक सेंटेंस में एक या एक से अधिक क्लॉज हो सकते हैं, और क्लॉज के लिए हमें चाहिए क्या? केवल, ठीक, क्लॉज होने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब। तो एक सेंटेंस में एक से अधिक क्लॉज हो सकते हैं। लेकिन सेंटेंस बोलोगे तो अगर हम केवल यहां पर फुल स्टॉप लगा देते, मान लो ये नहीं लिखा था, केवल इतना लिख, तो ये भी तो एक सेंटेंस है, सेंटेंस बन गया। लेकिन तुम लोग किताब जैसे पढ़ते बोलते जहां तक फुल स्टॉप नहीं है वहां तक पढ़ना, तो जहां तक फुल स्टॉप नहीं तो वही पूरा एक हमारा सेंटेंस होता है, जहां तक फुल स्टॉप। तो इसमें देखो फुल स्टॉप कहां आया है? यहां पर लास्ट में। तो ये पूरा सेंटेंस बना कि नहीं? बढ़ता चला गया, पूरा क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। अब एक ही सेंटेंस में कितने क्लॉज हैं? दो क्लॉज हैं। दोनों किससे जुड़े हुए हैं? कंजंक्शन से, बट। अब यहां पर ये देखो, गो देयर विथ हिम। गो देयर मतलब वहां जाओ, विथ मतलब के साथ, हिम मतलब उसके साथ, तो उसके साथ वहां जाओ। ठीक है, अब ये गो क्या है? गो क्या है? वर्ब।
जाना तो हिंदी होगी उसकी, गो क्या है हमारी वर्ब, और वर्ब कौन सी वर्ब, मेन वर्ब, ठीक। हेल्पिंग वर्ब अकेले नहीं आती, मेन वर्ब हमेशा अकेले चलने का दम रखती है, ठीक। ये डरती उड़ती नहीं, हेल्पिंग वर्ब डरती है कि मेरे बाद मेन वर्ब आएगा तभी हम आएंगे, ठीक, ध्यान समझना। जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं, देखो मिल जाएगा, एग्जाम्पल लिखते हैं, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, तो राहुल क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, राहुल क्रिकेट खेल रहा है, तो राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गई वर्ब, वर्ब में कौन सी वर्ब, क्योंकि इसके बाद क्या आई है, मेन वर्ब, क्योंकि इसके बाद क्या आई है, मेन वर्ब, तो ये हमारी हो जाएगी मेन वर्ब, ठीक। बाकी आगे बताएंगे, और ये हो गया आगे। यहां पर बता रहे थे, ये हमारी क्या मिल गई वर्ब, ठीक। देयर, ये अदर सब्जेक्ट जो बने सब ये हो गए, ठीक, अदर जो भी वर्ड हैं ये सब बन गए। लेकिन सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई, वर्ब से, सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब से हो गई। अब ये बताओ, ये सेंटेंस की स्टार्टिंग तो वर्ब से हो गई, ठीक, लेकिन ये क्लॉज क्या बोलता है, हमें क्या चाहिए, वर्ब, वर्ब तो मिल गया, ये इसको सब्जेक्ट कहां मिला, सब्जेक्ट नहीं मिला ना। और जबकि देखो अब सेंटेंस की बात आती है, गो देयर विथ हिम, उसके साथ वहां जाओ, अर्थ निकल रहा है कि नहीं, सेंटेंस है कि नहीं, अर्थ तो निकल रहा है। अब ये सेंटेंस भी कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस तो है, बट कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस का नाम सुने हो, कौन सा सेंटेंस का नाम, इंपरेटिव। तो ये जो वाक्य लिखा गया है कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक, कौन सा है, इंपरेटिव सेंटेंस। और इस सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट हमेशा हमारा छिपा रहता है, सब्जेक्ट हमेशा क्या रहता है, छिपा रहता है। अगर मान लो किसी को बोलोगे तुम उसके साथ वहां जाना, ठीक, उसके साथ वहां जाओ या वहां जाना, तो किसी को बोलोगे ना, तो जिसको बोलोगे वही क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो यहां पर हमेशा सब्जेक्ट जो यू रहता है, क्या रहता है, यू, लेकिन वो लिखा नहीं जाए तो क्या होता है, छिपा रहता है, वो क्या रहता है, छिपा रहता है। और जब तक दिखाओगे नहीं, ठीक, जब तक दिखाओगे नहीं, अगर वर्ब से है तो ये क्लॉज नहीं है, ये क्या है, सेंटेंस है, क्लॉज नहीं है। अगर जैसे यहां पर यू लिख दिए, सब्जेक्ट दिख गया, सब्जेक्ट वर्ब क्या बन गया, क्लॉज। लेकिन अगर इसको सब्जेक्ट वर्ब बना दिए तो इसका अर्थ बदल जाएगा। कैसे, अगर यू गो देयर विथ हिम बोल दें कि तुम उसके साथ वहां जाते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना, कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अर्थ बदला नहीं, बदल गया, तुम जाते हो, अभी बोलोगे वहां जाना उसके साथ, ठीक, इस वजह से। तो यहां पर यू हटा दिए, जब यू हटा दिए तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस बना, इंपरेटिव सेंटेंस। लेकिन क्लॉज है, क्लॉज ये नहीं है, ठीक, यहां पर लिख देते हैं क्लॉज, लिखकर ऐसे काट देना, ठीक, क्लॉज लिखकर क्या करना, काट देना। सेंटेंस तो है लेकिन क्लॉज के लिए क्या चाहिए हमें, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो फिर से लिख लें, केवल सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्या बन जाएगी, क्लॉज नहीं है, हटाओ। लेकिन यहां पर तो है सब्जेक्ट वर्ब, तो ये जो सेंटेंस लिखा गया है इसको आप सेंटेंस और क्लॉज दोनों बोल सकते हो। तो अंतर समझ में आएंगे नहीं, सेंटेंस और क्लॉज में, क्लियर हो गया ना, ठीक। चलो ये लिखो, अगली हेडिंग बना लेना फ्रेज, ठीक, फ्रेज बना लेना, फिर उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा, बेसिक यहां से क्लियर होगा। फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टॉपिक चलेगा, इसके बाद चलेगा टॉपिक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हेडिंग बना लेना फ्रेज, स्टार्टिंग विथ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, स्टार्टिंग विथ प्रेपोजिशन, ठीक। ये प्रेपोजिशन से शुरू होते हैं, फ्रेजेस जो होते हैं जब आगे पढ़ोगे एडीएम फ्रेजेस आते हैं, तुम लोग को याद भी करना पड़ेगा, 11th में मिलते हैं एडीएम फ्रेजेस, ठीक, जिसमें क्या, ना तुम्हें सब्जेक्ट मिलेगा ना तुम्हें वर्ब मिलेगा, ना तुम्हें सब्जेक्ट मिलेगा ना तो वर्ब मिलेगा, और तुरंत जान जाओगे यही हमारा क्या है, फ्रेज है, यही क्या है, फ्रेज है। अब एग्जांपल देते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक। रुको जरा,
एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देखो अभी एक एग्जाम्पल लिखते हैं, इसी का है, यहां पर एग्जाम्पल लिख देते हैं 8 6s and 7s, बताओ अर्थ इसका। फिर लिख देते हैं कैट्स एंड डॉग्स रेन, बताए होंगे शायद पहले, ठीक। या लिख देते हैं इन आ कॉर्नर, या लिख देते हैं ऑन फुट, ठीक। या लिख दें बाय ट्रेन डॉट डॉट ऐसे करके ETC कर लेना एटसेट्रा, ठीक। और भी एग्जाम्पल ऐसे बनते रहेंगे, ठीक। इन सबको याद करना पड़ता है, फ्रेजेस इडियम फ्रेजेस बनते हैं जो उनको याद करना पड़ता है, ठीक। जैसे अभी एंटोनिम्स याद करवाएंगे, सिनोनिम्स याद करवाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करवाएंगे, ठीक। जो तुम लोग हाई स्कूल का पार्ट है, हाई स्कूल में एंटोनिम्स सिनोनिम्स और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अभी फ्रेजेस नहीं आते हैं, ठीक, ध्यान देना, बाकी करवाएंगे। अब देखो इसको मान लो लिख दिया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल जो सेंटेंस बनाते उसमें ढूंढना तुम लोग, ठीक। जैसे बता दें राजू इज वीपिंग इन द कॉर्नर, ठीक। ये हो गया। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, बस यहीं सभी समाप्त कर देंगे इसको। एक अगला एग्जाम्पल देते हैं सी प्लेस विथ डॉल, ठीक। ये लिख दिए सी प्लेस विथ डॉल, और राजू इज वीपिंग इन द कॉर्नर, ठीक। ये हो गया कंप्लीट, ठीक। अब देखो फ्रेज किससे स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग विथ प्रीपोजिशन, स्टार्टेड विथ प्रीपोजिशन से, ये तो मान लो कॉमन सी बात। लेकिन इसमें ये समझना फ्रेज में तुम्हें ना तो सब्जेक्ट मिलेगा ना तो वर्ब मिलेगा, क्योंकि अगर वो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेंटेंस या क्लॉज। अगर सब्जेक्ट वर्ब आ जाएंगे क्या बन जाएगा, सेंटेंस या क्लॉज। लेकिन इसमें ना तुम्हें सब्जेक्ट मिलेगा ना तो वर्ब, तुरंत क्या जान जाओगे, फ्रेज है, ठीक। जैसे देखो ये जो लिखा है ये एट प्रीपोजिशन है, नहीं, एट, ऑन, इन, फ्रॉम, बाय, विथ होते हैं ना प्रीपोजिशन, पढ़ाएंगे। एट 6s and 7s इसका मतलब होता है तितर बितर, छितरा जाना, तितर बितर हो जाना। एट 6s and 7s इसका मतलब तितर बितर हो जाना। कैट्स एंड डॉग्स रेन मतलब क्या होता है, मूसलाधार वर्षा, डाउनपोर पढ़े ना, डाउनपोर हैवली रेन, ठीक। मतलब कैट्स एंड डॉग्स रेन मतलब होता है मूसलाधार वर्षा, ना कि बिल्ली और कुत्तों की बारिश, ठीक। नहीं, यही सब फ्रेजेस होते हैं। जो यहाँ पर दिखेगा उसका अर्थ नहीं निकलेगा, जैसे यहाँ पर 6-7 लिखा है, ठीक, तो उसका अर्थ ये नहीं निकलेगा, उसका अर्थ कुछ और निकलता है, ठीक। तो अगर सिंपल मीनिंग बोलोगे सब समझ जाएंगे, अगर उसमें फ्रेज जोड़ दोगे कोई नहीं समझ पाएगा सेंटेंस में, ठीक। कह दो हमारे यहाँ कैट्स एंड डॉग्स वाली रेन हुई थी, किसी से बोल के देखो समझ में आएगा। आगे इन अ कॉर्नर मतलब कोने में, ऑन फुट, बाय ट्रेन, ये सब जानते हो, ठीक। अब यहाँ पर छांटो पहले उसको। राजू क्या हुआ, सब्जेक्ट, इज क्या हुई, वर्ब, कौन सी वर्ब, ठीक। वीपिंग क्या हो गया, मेन वर्ब। अब यहाँ पर देखो क्या जुड़ा, प्रीपोजिशन बाद एक शब्द मिल गया, द कॉर्नर, ठीक। हमेशा याद रखना प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ये हो गया प्रीपोजिशन, और वही ऑब्जेक्ट क्या होंगे, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो हमेशा याद रखना प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट क्या होंगे, नाउन या प्रोनाउन, ठीक। तो राजू इज वीपिंग, राजू रो रहा है, कहां पर, इन द कॉर्नर, कोने में। इन द कॉर्नर मतलब कोने में, ठीक। तो यहां से जो ये है यही हमारा क्या है, फ्रेज है, यही क्या है, फ्रेज। अलग से क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब भी दे तो मिल गए, सब अपना क्लियर है। बचा क्या, ये जो बचा यही क्या है, फ्रेज। लेकिन ये जुड़ा किससे है, प्रीपोजिशन से, इसलिए इसका नाम हो जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है,
प्रीपोजिशनल फ्रेज। कंप्लीट समझ में आ गया ना। दूसरा एग्जांपल, सी प्लेस, सी मतलब वह, प्लेस मतलब खेलती है, और विथ डॉल, किसके साथ? गुड़िया के साथ। डॉल मतलब होता है ना, ठीक, तो वह गुड़िया के साथ खेलती है, ठीक। तो सी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और प्लेस क्या हो जाएगी? वर्ब। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब, ठीक। फिर क्या गया? प्रीपोजिशन। फिर से देखो ये नाउन मिला कि नहीं, तो यही क्या बनेगा इसका? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ये क्या होगा? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन में उसका ऑब्जेक्ट आया, तो यहीं से क्या पकड़ लोगे? ये क्या है? फ्रेज। लेकिन जुड़ा किससे है? प्रीपोजिशन से। तो कौन सा फ्रेज बनेगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया, ठीक। ये कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो होगी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक। और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो ये समझो फिर बेड़ा पार, एक को क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ठीक। चाहे एक आए चाहे 10 आए, ना एक छूटेगा ना 10 छूटेगा। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी कर लेना। यूट्यूब वाले भी वीडियो शेयर करके लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक। चैनल का नाम जानते ही हो, पड़ा हुआ है, देख लेना।